जय हिंद। फिर से आ रहे हैं आपको एक नया टॉपिक लेकर, फसलों का वर्गीकरण। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कब काटी जाती है, कितने मंथ के लिए वह फसल होती है, हमारे भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं, कौन मुख्य फसल होती है और हमारा भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान पे है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज फसल से रिलेटिव यानी कृषि से रिलेटिव आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं स्किप होंगे। तो साथियों, देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। पहला है फसलों का वर्गीकरण। बच्चे यहीं से कन्फ्यूज होते हैं कि फसलों को हम कितने प्रकार से बांटें, कैसे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कि रबी की फसल। ये जो रबी की फसल है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपके अक्टूबर में जो है बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर में औसतन बताया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। तथा यह जो मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। तो पहले याद रखिएगा, अगर कहीं पेन और कॉपी लो तो नोट करते चलिए। रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि गेहूं किसकी फसल है, आपको ऑप्शन दे देंगे खरीफ, रबी, नकदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वही पहचानना होता है कि यह फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है यह फसल और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती है। रबी की फसलों को शीतोष्णकटिबंधीय फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय फसल भी कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसको शीतोष्णकटिबंधीय फसलें भी कहते हैं। इसके बाद वे फसलें जिन्हें कम तापमान चाहिए, जिन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कहलाती हैं। यानी जिन फसलों को कम तापमान चाहिए वो शीतोष्णकटिबंधीय कहलाती हैं। इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए। जो जैसे आपके कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल उन्होंने पूछा, तो कैसे आप कहेंगे? जौ, गेहूँ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, तारामीरा, इसबगोल, जीरा, ये सब जो हमारी रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, आप गेहूँ भी देख लीजिए। गेहूँ आदमी या किसान लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा मार्च अप्रैल में काटते हैं। आशा करता हूँ रबी की फसल आपको याद हो जाएगी। कैसे? नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर और हम मार्च अप्रैल, यानी ऑन एम में, ऐसा ट्रिक याद कर लीजिए। ऑन एम में, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर, एम ए मार्च अप्रैल। ऑन एम में यानी रबी ऑन एम में, ट्रिक याद रखिएगा, रबी ऑन एम में। तो यानी ऑन मतलब होता है अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, एम ए मतलब मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। आशा करता हूँ इस ट्रिक से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें हैं यह साथियों जून तथा जुलाई में बोई जाती हैं। कब? जून तथा जुलाई में बोई जाती हैं। और सितंबर, कब? सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में जो है एक काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें याद हो गई आपको कि जो है जून जुलाई में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? सितंबर और अक्टूबर में। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ इतना नोट पॉइंट बनाते कहीं आप लिख लीजिए कि जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें तथा सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अब देखिए, ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं, इसीलिए ऐसी फसलों को उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। अब अगर पूछे कि कौन सी फसलें हैं खरीफ में, तो आपको पता होगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, लोबिया, चौला, सोयाबीन। ठीक ना? सोयाबीन में आपके सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, 42% प्रोटीन इसी में पाई जाती है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए वहाँ उसको मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो खरीफ की फसलें जो हैं जून जुलाई, जैसे जून जैसे जुलाई, और यस ए, ठीक है ना, JJSA, खरीफ का क्या नाम है? JJSA। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? खरीफ जज सा, तो जे यानी जज और यस ए। ध्यान दीजिएगा कैसे अभी याद रखेंगे कि हम कैसे ट्रिक बनाएं। खरीफ कैसा है? जज सा, तो जैसे जून जुलाई यानी इसमें बोई जाती है, और सा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। साथियों, आशा करूंगा अभी यह ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी। नहीं याद हो रही तो कहीं कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिए। यानी आपको इस वीडियो के बाद कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि जिससे आप फसलों को बोलें। बस याद रखिएगा, उसमें मैंने बताया रबी ऑन एम में, यानी रबी अक्टूबर नवंबर, एम में से मैंने बताया मार्च अप्रैल। उसी प्रकार खरीफ जज सा, तो खरीफ कैसा लग रहा है? जज सा लग रहा है, तो जज से यानी जे से आपका जून जुलाई, और ऐसे से सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखेंगे क्या बन रहा है कि जायद की फसलें। जायद की जो फसलें होती हैं ये मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं तथा एक 2 मंथ में काटी जाती हैं।
क्या, 1-2 मंथ में। इन्हें नकदी फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नकदी फसल भी कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे ये देखिए लिखा है यहाँ पे, मार्च अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं तथा जून जुलाई में काट ली जाती हैं। तो वही 1-2-3 मंथ का समय लेता है, ज़्यादा समय नहीं लेता। और इसके अंतर्गत सब्जियाँ, मक्का, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, भिंडी, मूली, ये सब जो भी हुई, यानी ऐसी करके जो फसलें ज़्यादा समय नहीं लेती और उनको उगाने के बाद तुरंत बाजार में बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में यह कब हो जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और कब काटी जाती है, जून जुलाई में। ठीक है ना साथियों। तो जायद की फसलें आप ऐसे याद रखिएगा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, भिंडी, ये सब क्या है, जायद की फसलें हैं। अब हम देखेंगे कि गेहूँ, जो गेहूँ फसल है, पहली बात तो ये रबी के समय उगाई जाती है। कब, रबी समय के उगाई जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है, कैसे है। यदि आप यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा कि गेहूं के लिए वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब यहाँ से देखिए कि इस हेतु जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है। चीन के बाद भारत का उत्पादन में दूसरा स्थान है, वो भी किस में, गेहूं में। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन बना कि गेहूं में सबसे प्रथम उत्पादन किसका है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं के लिए कौन करता है, चीन। दूसरा अपना क्या है, भारत। भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है, किसके क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में। या चावल के बाद खाया जाने वाला मुख्य खाद्यान्न है, ये तो सत्य है, इसको सब भी जानते हैं। गेहूं की कृषि भारत के कुल 10% भाग पर कृषि योग्य भूमि का तथा बोए गए भाग 13% गेहूं की पैदावार की जाती है। उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, गेहूं की खेती सिंचाई के द्वारा होती है, इसलिए गेहूं उन्हीं राज्यों में होगा जहां सिंचाई की सुविधा होगी। और जैसे तब भी हम ध्यान रखते, प्रथम स्थान में आता है यूपी, यानी हमारा उत्तर प्रदेश, और फिर पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, बिहार आता है। और भारत का गेहूं का कुल उत्पादन लगभग कितना है, 35%। 35% जो है उत्तर प्रदेश में अकेले ही होता है। जो भारत का पूरा गेहूं उत्पादन है, कुल उत्पादन का 35%, या हम सीधे से कह सकते हैं 1/3 भाग कहाँ होता है, यूपी में होता है। वाह, क्या बात है यूपी की। अब हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, विशेषकर 1966। अब देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं हमारे भारत में, MS स्वामीनाथन जी हैं। और इन्होंने जब हरित क्रांति लाई तो इससे 1966 में, इस समय वर्तमान तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, इनके सिफारिश पर या इनके शासनकाल में कह सकते हैं कि हरित क्रांति आई थी। और इससे क्या हुआ कि फसलों उत्पादन में खासकर गेहूं और चावल में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखी गई। और भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, याद रखिएगा। और 1966 के बाद तो सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पत्ति अपने यहाँ होने लगी, यानी जो सूखा होता रहता था, अब उससे कहीं ना कहीं भारत अब उभरने लगा, बल्कि कहीं ना कहीं अब अपना बेचने भी लगा। तो रबी का फसलों का पल्लाव प्रणाली से हो जाता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं चावल। तो चावल उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यह क्या होता है, खरीफ जजसा ना, याद रखिएगा, खरीफ जजसा यानी जून जुलाई वाला। अब देखेंगे कि भारत का मुख्य खाद्यान्न है, ये क्या कहते हैं हम, भारत के मुख्य खाद्यान्न है चावल। और देश में कुल बोई गई भूमि का 23% भूभाग पर बुआई होती है इसकी। और कुल खाद्यान्न भूमि का 47% है। कुल चावल का क्षेत्र 28% मात्र भारत में बुआई की जाती है। विश्व का जो कुल चावल क्षेत्र है वो 28% केवल भारत अकेले खुद सोचो चावल करता है। पूरे विश्व का जो कुल चावल क्षेत्र है 28% भारत में बुआई, जबकि उत्पादन में चीन के बाद का दूसरा स्थान होता है। पहले नंबर पर मैंने पहले बताया, पहले समय पे चीन गेहूं में भी है और चावल में भी है। इसी प्रकार देखते हैं कि भारत में चावल की 3 फसलें हैं। भारत में जो चावल की 3 फसलें हैं कौन कौन सी हैं, एक है अमन जिन्हें हम शीतकालीन कहते हैं, दूसरा है ओस जिसे शरतकालीन कहते हैं, और तीसरा है बोरा जिसे हम ग्रीष्मकाल कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत में चावल की कितने किस्में हैं, 3। कौन कौन सी, अमन जिसे शीतकालीन, ओस शरतकालीन जब ओस पड़ती हैं, बोरा ग्रीष्मकाल में। अब देखिए अगर पूछे आपसे कि भारत में अमन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अमन का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारे भारत में, उत्पादन राज्य अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा उत्पादन राज्य जो हैं आपके ये देखिए आपके हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं यह अमन यानी अमन चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान पे हैं। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं गन्ना। गन्ना जो है विश्व का 40% गन्ना भारत में उत्पादित किया जाता है। यह उष्ण तथा उपोष्ण
या उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में बोया जाता है। गन्ने की फसल तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है। और यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में बोया जाता है, यानी ये दोनों प्रकार की जलवायु को, वातावरण को सह लेता है। गन्ने के लिए आर्द्र एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके लिए सिंचाई 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कितना? 200 सेंटीमीटर वर्षा। और इसमें आर्द्र जलवायु के कारण शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन भारत के किस राज्यों में होता है, तो पहले पे तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि गन्ना के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही सबसे अग्रणी स्थान पर है। और उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। और महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन पूछे तो आप क्या मानेंगे? यूपी। और अगर चीनी उत्पादन पूछे तो क्या मानेंगे? महाराष्ट्र। क्या मानेंगे? महाराष्ट्र। अब देखेंगे हम कि भारत गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। विश्व का 40% उत्पादन जो है भारत में ही होता है। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत गन्ना के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है और विश्व का 40% भारत में ही गन्ना प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे चाय। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग के तौर पर उत्पादन किया गया, जो वर्तमान में भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। चाय प्रमुख रूप से चीनी फसल है। कौन सी फसल है? चीनी फसल है। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे? चाय में क्या पड़ती है? चीनी। तो यानी चीनी जो पड़ती है, यानी चाय किस प्रकार की फसल है? चीनी फसल है। इसे हम बागानी फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागानी फसल भी कहते हैं, जिसके लिए वर्ष 150 से 250 सेंटीमीटर यानी वर्षा जो है हमारी 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा तथा तापमान 25 से 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और मिट्टी में गंधक कैल्शियम से युक्त पहाड़ी पर ढलान हो, जहाँ पानी न ठहरता हो, सूर्य की किरणों सीधी न पड़ती हो, चाय की खेती होती है। यानी इसका जो खेती है ऐसी से ढलान बना कर किया जाता है, नालियों में बना के किया जाता है, क्योंकि इसको जड़े में अगर पानी ज़्यादा लग जाता है तो यह सूख जाती है और इस पर ज़्यादा सूर्य की लाइटें न पड़े। इसके बाद बताया जाए कि उत्पादन राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन है, तो भैया चाय के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका उत्तर है असम। कहाँ होता है? असम। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो शायद गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। तो साथियों, इतना क्वेश्चंस को आपको गन्ने के मैं बता रहा हूँ, सॉरी चाय के लिए बता रहा हूँ। और चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा मैंने कहाँ बताया आपको? असम में। कहाँ बताया मैंने? असम में। अब देखिए, सभी राज्य जान लीजिए कि क्या क्या कैसे किस राज्य किस श्रेणी पर आते हैं। और सबसे पहले कौन आता है? असम। फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, सुरमा नदी घाटी। भारत की कुल चाय का 50% असम में उत्पादित होता है, यानी 50% जो चाय उत्पादन है वो असम अकेले ही करता है। फिर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तरांचल में गढ़वाल, कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दक्षिण में तमिलनाडु का पहला स्थान है। अगर दक्षिण में पूछे कि दक्षिण में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तब आपका उत्तर है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। यह देखिए, अब देखिए कि भारत में विश्व का पहला स्थान उत्पादन में, तो चाय। निर्यात में श्रीलंका का पहला उत्पादन, तो सॉरी निर्यात, अगर चाय का निर्यात पूछा जाए तो भैया विश्व में सबसे पहला किसका स्थान है? श्रीलंका का। हरी चाय कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल में। और सबसे अच्छी चाय कहाँ की है? असम की है। और असम में ही सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बनाए रहिएगा कृपा। जय हिंद।